नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया है और बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, ऐसे वन लाइनर खबरें लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काम आते हैं। आपके जितने भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य टाइप की जहाँ सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, उन सभी करंट अफेयर की न्यूज़ को हम कवर करेंगे। यहाँ पे सारी की सारी कवर होगी, जिसमें आपको मिल जाएंगे कई ढेर सारे फैक्ट्स फॉर आपके एग्जाम्स के लिए फैक्ट्स मिलेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको चीज़ भी मिल जाएगी, कॉन्सेप्चुअल राइट कंसेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ से आपको कम से कम टॉपिक पता चल जाएंगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान देनी है। तो चलिए देखते पहली खबर क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मोस्टली इसलिए महत्व को जो है मतदान का, मतदाता का, वोटिंग का, वोटर्स का एक इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी में। और सबसे बड़ा त्यौहार होता है डेमोक्रेसी का, वोटिंग जो है वो सबसे बड़ा त्यौहार है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी में वोटिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए, उसको बताते हुए मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2011 में विशेष रूप से जो युवा मतदाता है, यानी जो यंग है, नए नए मतदाता है, उन मतदाताओं के बीच में रजिस्ट्रेशन को लेकर कि भाई वो अपना वोटर कार्ड बनाए, अपना वोटर कार्ड बनाए, राइट, वोटर कार्ड बनाए, अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करे। और ये रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये मतदाता दिवस मनाया गया। और ये क्यों करना जरूरी होता है कि लोकतंत्र में हम सबकी भागीदारी है। अगर कोई एक बुरा नेता, कोई व्यक्ति एक हमारा लीडर चुन के आता है और अगर वो कास्टिस्ट है, वो कम्युनलिस्ट है, वो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव निर्माण करता है, सड़कें नहीं बनाता, हमारे लिए सुख सुविधा नहीं देता है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार है क्योंकि उसको चुनकर हम दे रहे हैं, राइट, उसको कुछ नहीं। और उसको चुन के कौन दे रहा है? देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी का बड़ा ये जोखी है वैसे कि 60 कितना वोटिंग होता है, 47%, 33%। तो ये जो इतना कम वोट पर अगर कोई व्यक्ति चुन के जाता है तो वो गलत ही तो चुन के जाएगा। नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं बोलने का कि जब हम वोट ही नहीं डालते तो कैसे हम बोल सकते कि भाई ये जो फलाना व्यक्ति है, जो फलानी पार्टी है, ये जो है ये बहुत ही सांप्रदायिक पार्टी है, या ये सांप्रदायिक व्यक्ति है, ये जाति धर्म और वंश और कलर और इसके आधार पर लोगों को बांटता है। हम कैसे कह सकते कि ये गलत व्यक्ति है? अरे भाई, तूने जब वोट ही नहीं दिया तो लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक भागीदारी में जो है वोटर का बड़ा महत्व है। और ये वोटर परसेंटेज जब बढ़ेगा तब जाके पता चलेगा कि हाँ, हम अब अच्छे लोगों को चुनकर दे रहे हैं, राइट। तो ये जागृति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूँ, इट्स राइट। और सच में हम 10 मिनट 15 मिनट निकाल नहीं सकते कि लाइन में जाके अपना वोट डाल के आ जाए। तो ये मतदान करने जैसा कुछ नहीं। कितनी खुशी मिलेगी अगले 5 सालों तक कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर दिया, राइट, एक अच्छे व्यक्ति को वोट किया और वो चुनकर आ गया। और कितना दुख होगा अगले 5 सालों तक कि मैंने इस व्यक्ति को चुनकर दिया, जिस व्यक्ति ने ना मेरे नौकरियों का ख्याल रखा, ना मेरे एजुकेशन को इतनी महंगी कर दी, ना स्वास्थ्य सेवाएं हमारे आदमी की जेब से बाहर जा रही है। मतलब ये आने वाले 5 सालों तक ये रिग्रेट ही रहेगा हमें कि काश मैं वोट करने चला जाती, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति चुनकर जाता जो मेरे घर के आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखता, स्वच्छ पीने पानी का ध्यान रखता, मेरे लिए स्कूल देखता, मेरे बच्चों के लिए। मतलब ये बहुत निर्भर करता है लोकतांत्रिक देश में कि आप कैसे व्यक्ति को चुनकर भेज रहे। क्या ये धर्म के आधार पर दो जातियों को, दो धर्म के व्यक्तियों को लड़ा तो नहीं रहा? क्या ये जाति के आधार पर तो लोगों को बांट नहीं रहा? क्या ये तुष्टीकरण तो नहीं कर रहा है किसी खास वर्ग का? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए सेवा में लगा हुआ है, गरीबों को देख ही नहीं रहा है? तो ये सारे जो सवाल है, उन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? वोट। आपको वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और किसी भी हमारे और अपने देश के भविष्य को आकार देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मतदान के महत्व को समझना चाहिए, राइट।
25 जनवरी को क्यों चुना गया भाई? आप पूछोगे भाई 25 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि 1950 में भारत के जो चुनाव आयोग था भारत का, उसकी स्थापना का ये प्रतीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई की स्थापना हुई थी और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इसी संस्था की जिम्मेदारी है। और अभी हाल ही के दिनों पे ये संस्था बहुत ही चर्चा में रही है। अपने काम के रवैये के प्रति ये संस्था जो है, इस पर काफी आरोप लग रहे हैं कि ये सत्ताधारी पार्टी के अनुसार काम कर रही है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है। देश के जो मतदाता है, हम सब लोग उनको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। और भारत में हर साल इसी के लिए 25 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन पहली बार जो मतदाता होते हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले, उनके रजिस्ट्रेशन में मदद करने और उनके पहचान पत्र यानी EPIC यानी कि वोटर ID कार्ड जो होता है हमारा, वो प्रदान करने में और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है चुनावी साक्षरता को बढ़ाना है, मतलब लोगों के मन में जो है अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए कि हमें वोट करना है। और खास कई जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे होल्डिंग्स लगते हैं, हर साल एक एम्बेसडर भी चुना जाता है कि वो जाके अपना वोटिंग में भागीदारी बढ़ाने के लिए वो कैंपेन करता है, जैसे पंकज त्रिपाठी थे लास्ट ईयर, राइट। तो इस तरह की बात ये सारे के सारे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होती है, राइट। अगली खबर देख लेते हैं, जय शाह से रिलेटेड है। जय शाह जो है वो MCC के नए क्रिकेट सलाहकार बोर्ड जो होता है उसमें शामिल किए गए हैं। और 24 जनवरी 2025 को जो ये न्यूज़ आई थी कि ICC के जो अध्यक्ष और पूर्व BCCI सचिव है रहे हैं जय शाह, इनको मैरी लोबन क्रिकेट क्लब, जिसे MCC कहा जाता है, इसका जो नवगठित बोर्ड है क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड के लिए चुना गया है। देखिए वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में जय शाह जी का किस बोर्ड पर चयन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा? तो ले देगा मेलबर्न क्रिकेट क्लब, MCC, लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब, इस तरह से। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में 13 संस्थापक सदस्य शामिल है और इसके जो अध्यक्ष थे वो कुमार संगकारा, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन और श्रीलंका के पूर्व कप्तान, रिटायर्ड है अभी तो। और अगर बात करें तो जय शाह के साथ सौरभ गांगुली भी आए हुए, ग्रिम स्मिथ है, एंड्रू स्ट्रॉस है, क्रिस डेयरिंग है। ये जो मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी ICC के अनुराग दहिया, इनको भी इस समिति में शामिल किया गया है, राइट। आगे देखेंगे इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट भी इनको शामिल किया गया है। और ये महिला इनका शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महिला क्रिकेट को लोग संजीदगी से लेने लगे हैं और उसका महत्व भी बढ़ रहा है, इसको ये दर्शाता है। और ये बहुत अच्छी फैक्ट्स भी आपके सामने कि ये कौन सी महिला क्रिकेटर का निम्नलिखित में से इस बोर्ड पर चयन हुआ है, तो ऐसे दे देगा वो जैसे हीथर नाइट, राइट, हीथर नाइट दे देगा, B दे देगा मान लो मंधाना, राइट, C दे देगा झूलन गोस्वामी के नाम ले रहा हूं मैं, ऐसे नाम दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। जियो स्टार स्पोर्ट्स के जो CEO है वो संजोग गुप्ता, इनको भी बोर्ड में शामिल किया गया है ताकि खेल का जो वाणिज्यिक और व्यापारिक पक्ष है उसको भी उजागर किया जाए और उसको भी नया दृष्टिकोण वर्ल्ड क्रिकेट के सामने आना जाए। सलाहकार जो बोर्ड है उसकी स्थापना 2006 में हुई थी, विश्व क्रिकेट समिति का ये स्थान लेता है और इसकी पिछली गर्मियों में इसकी बैठक हुई थी, मतलब पिछले साल। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल है, और उससे पहले दूसरा विश्व क्रिकेट कनेक्ट फोरम भी आएगा 7 और 8 जून 2025 को लॉर्ड्स में ये बैठक निर्धारित है, राइट। थर्ड हमारी जो न्यूज़ है, अगली न्यूज़, वो बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है। संजय करके उसका नाम संजय है, मिलिट्री ने उसको लॉन्च किया है और हमारे जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा भारतीय सेना की वास्तविक समय, रियल टाइम जिसे कहते हैं, रियल टाइम ये संज्ञा है, रियल टाइम मतलब एज इट इज टाइम में, और सैन्य परीक्षण और उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एक अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई है
युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली जो वॉच करने का काम करेगी, BSS, राइट। इसका नाम है संजय। संजय का पता है ना आपको, संजय महाभारत को, जिसने धृतराष्ट्र को महाभारत का वर्णन बताया था, राइट, संजय, वो उनके नाम पर इसका रखा गया क्योंकि ये निगरानी वाला है, निगरानी, राइट, निगरानी, ठीक है। संजय जो है वो डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के जरिए पहुंच योग्य बनाता है। युद्ध क्षेत्र दृश्य बनाने के लिए जमीन और हवाई इनके सेंसर डेटा को ये एकत्रित करता है। दोनों को एकत्रित करने का काम जो है संजय करता है। इसमें जो आधुनिक सेंसर है उसका एनालिटिक्स शामिल है। सिस्टम को बेहतर बनने के लिए और स्थितिजन्य, मतलब उस एग्जैक्ट सिचुएशन को वो जागरूकता के लिए एक खुफिया एजेंट की तरह भी काम करता है। और जो घुसपैठ की रोकथाम है युद्ध क्षेत्र में, उसमें ये मोस्टली घुसपैठ को भी रोकने का, मतलब उसको पारदर्शी बनाने का काम करेगा, राइट। ये एक उपसंसारिक सेटिंग्स है, नेटवर्क केंद्रित संचालन सक्षम बनाता है, डेटा संचालित, साथ साथ वास्तविक समय निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ कमांडरों को भी ये सशक्त बनाता है। मतलब देखिए रियल टाइम में, जहां आप जान रहे हो कि हमें शायद इतना टाइम की जरूरत, कीमत की ना हो, बट सेना में जहां सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और युद्ध जन्य परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशंस में आपको विद इन सेकंड निर्णय लेने की जरूरत होती है, वहां इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हमें काफी काम आएगा। इसको किसे बनाया? भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, इसके द्वारा इसे संयुक्त रूप में बनाया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी पहचान है। और हमने जो डिफेंस का सोशल फोकस ईयर मना रहे हैं उसका भी ये है, राइट। इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित किया गया है। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत हर चीज में बनना चाह रहा है, हर टेक्नोलॉजी में, और खास करके डिफेंस का सुधार ईयर भी चल रहा है, सुधार ईयर, रिफॉर्म ईयर। तो इसमें जो है रिफॉर्म ईयर में ये सब कुछ काम होगा। संजय को मार्च और अक्टूबर 2025 के बीच, मतलब मार्च से लेके अक्टूबर के बीच 3 चरणों में भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्रिगेड, डिवीजन और कोर में तैनात किया जाएगा, राइट। 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, राइट। सुधार वर्ष जिसकी मैंने बात करी, और इंडियन प्रौद्योगिकी अपनाकर सेना को फोकस करने के ये पूरा का पूरा अनुरूप कार्यक्रम है। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, सुधार वर्ष जो है डिफेंस ईयर ऑफ रिफॉर्म, मैंने 2025 पढ़ाया भी हुआ। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। कई युद्ध क्षेत्र में जैसे सेंसर जमीनी और हवाई डाटा एकत्र करेगा, दोहराव को खत्म करना और सटीकता को, ये सटीकता पर इसकी बहुत एक्यूरेसी, जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी पे ये काम करेगा। और संरक्षित सेना डेटा और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से इसकी पहुंच बनेगी। और सामान्य निगरानी चित्र, CSP जिसे कहते हैं, कॉमन जो चित्र होता है उसको उत्पन्न करने का लिए काम करेगा। एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से निर्णय लेने के कमान और सेना मुख्यालय की ये सहायता करेगा। इसके एप्लीकेशन के जरिए अपने आप निर्णय भी ले सकेगा। काफी एडवांस AI वगैरह का इस्तेमाल, ये सब कुछ इसमें रहेगा। तो ये भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को ये दर्शाता है कि हम किस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ जाकर अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट खबर हम देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार है, ये पुरस्कार श्रेणी से एक खबर आई है। तो 23 जनवरी 2025 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इनकोस, जो हैदराबाद स्थित है, इसको आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, इनकोस को, राइट। इनकोस को एक आधुनिक प्रौद्योगिकी और समय पर हस्तक्षेप के लिए, मतलब जहां घटना घड़ी आपदा प्रबंधन का कहीं हो, वो रियल टाइम में वहां पहुंच जाते हैं। और समुद्र से संबंधित आपदा, खास करके इसमें जो भारत की आपदा तैयारियां है, प्रतिक्रिया है, उसको बढ़ाने के लिए मान्यता दी गई है। समंदर में आने वाली कोई भी जो आपदा है उसको रियल टाइम पर एड्रेस करने के लिए जो है इनको इसको ये पुरस्कार दिया गया है। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे संस्थानों को 51 लाख रुपए का पुरस्कार, नगद पुरस्कार, इस पुरस्कार में जो है 51 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं,
सुभाष चंद्र बोस हमारे महान स्वतंत्र सेनानी। 1919 में ये जो संस्था है हैदराबाद में स्थापित 3 को स्थित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWEC इसे संचालित करता है। ये 10 मिनट के भीतर सुनामी अलर्ट प्रदान करता है और 28 हिंद महासागर देशों को सेवा प्रदान भी करता है। जो हिंद महासागर के आसपास के 28 देश है उनको ये सारी की सारी सुनामी और इससे रिलेटेड जितनी भी कोई आपदा प्रबंधन आपदा की स्थिति होगी उसकी चेतावनी भी देता है। फेलिन 2013 और हुदहुद 2014 ये जो चक्रवात है उनके दौरान भी संगठन ने काफ़ी सलाह करी थी और तटीय जो आबादी है उसको खाली करने में और जानमाल के नुकसान होने जो हो सकती थी बहुत ज़्यादा उसको कम करने का श्रेय इनको ही जाता है। इनको इसकी अगर बात करें तो खोज और बचाव अभियानों में भी सहायता करने वाला जो शरत है उसको चरम जितनी भी घटनाएं ऐसी होती है वहाँ आपको ये संस्था मिल जाएगी। साथ ही साथ वो जो डेटा है डेटा एकत्रित करने वाला प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इसको सिन ओसिप जैसे उपकरण इसको विकसित किए गए हैं। अगर देखें अगली न्यूज़ हम तो NVS 202 सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो इसरो है इसरो ने नेवल IC ये मैंने पढ़ाया था आपको इसके हिस्से के रूप में NVS 02 उपग्रह को जो ले जाने वाला जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट है व्हीकल GSLV उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय अगर इसरो की हम बात करें तो उन्होंने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट से NVS 02 ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करेगा। NVS 02 सैटेलाइट जो है ये कब लॉन्च होने वाली है 29 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। ये सेकंड जनरेशन का नेविगेशन सैटेलाइट है। भारत के नेविगेशन सिस्टम को ये मजबूत करने का काम करेगा। मैंने नेवल सी आपको वैसे पढ़ाया हुआ है सी ऑलरेडी पढ़ाया होता है। नेवल सी की बात करें तो ये GPS सिस्टम की तरफ पोजीशनिंग नेविगेशन का काम करती है और ये रियल टाइमिंग सेवाएं भी देता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ये टोटली फोकस है राइट। ये देश के नेविगेशन तारामंडल भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और जो मौजूदा उपग्रह है उनको बदलने के लिए भी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 5 जो दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से दूसरा है राइट। 5 टोटल होने वाला है। सेकंड जनरेशन का ये सेकंड सैटेलाइट है राइट सेकंड सैटेलाइट। अगर बात करें NVS 02 की तो इसमें स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ियां है जो सटीक समय की बात करेगी स्थिति की जानकारी भी देगी और इसे रुबिडियम परमाणु आवृत्ति मानक RFSS भी कहा जाता है। ये परमाणु न्यूक्लियर वॉच जिसे कहते हैं न्यूक्लियस वॉच इसकी बात करें NVS 02 सैटेलाइट जो था वो मई 2023 में लॉन्च किया जा चुका है जो पहला था। अब ये उससे आगे और एक कदम आगे बढ़कर जो है NVS 02 आने वाला है। NVS 02 सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। इसका वजन लगभग 2250 किलोग्राम है और इसकी बिजली क्षमता 3 किलोवाट की है। इसको वही 01 जिसकी मैंने बात करी NVS 0 इसकी इसी उसमें भी जैसे C बैंड पेलोड और उसके बाद अलावा बैंड L1 L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड इसमें कॉन्फ़िगर किया गया इसमें मौजूदा है। ये 12 वर्ष लंबा चलेगा और ये पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत यानी भारत का विदेशी है और ये भारत मतलब भारत के वैज्ञानिकों भारत के टेक्नीशियंस के द्वारा बनाया गया। इसमें किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं है राइट। ये जो पुराना NAVIC जो था और IRNSS 1E की जगह लेगा और कक्षा में 111.7 अंश पर ये पर अक्षांश पर ये स्थित होगा। इसे UR सैटेलाइट सेंटर URSC में डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ ये भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी धमक हो रही है पूरी दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भारत बढ़ रहा है इसकी ये एक मिसाल है राइट। मार्बर्ग वायरस काफ़ी चर्चा में आप देखिए वायरस जब से कोरोना आया हुआ है आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद कई सारे ऐसे वायरसेस और आने लग गए हैं और दुनिया भर में इसकी चर्चा रहती है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये टांजानिया जिसे हम बोलते हैं उसके कागेरा क्षेत्र में ये MVD मार्बर्ग जिसे कहते हैं वायरस आया हुआ है और केन्या ने हाल ही में अपने देश में भी मतलब वहाँ हाई अलर्ट जारी किया है और इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि केन्या में कोई मामला तो आया नहीं अभी तक वैसा बट फिर भी जो कि दोष एक दूसरे से जुड़े हुए और वायरस तो ये देखता नहीं कि ये भारत है पाकिस्तान है हवा में जाएगा और कहाँ फैलेगा इसका कोई मतलब
आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया था, तो अब पूरी दुनिया इस तरह से डर जाती है। केन्या के जो स्वास्थ्य मंत्रालय वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के लिए काफ़ी उन्होंने पहले ही योजनाएं बनाई रखी है। एमवीडी के लक्षणों में जैसे तेज बुखार आता है, सिर दर्द आता है, अनईजी सा फील होता है, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और उल्टी और खुजली जैसे चकत्ते शामिल भी हो जाते हैं। ये दुनिया के सबसे जो घातक वायरस है उसमें से 10 वायरल में से ये संक्रमण माना जाता है एमवीडी का। इबोला वायरस के समान ही उसी परिवार से ये आता है, फिलोवायरस, राइट। इसका पहला मामला 1967 जर्मनी के मार्बर्ग में दर्ज किया गया था, इसलिए उसी के नाम से इस वायरस का नाम रखा गया। अगर बात करें तो ये 2 से 21 दिनों का अंतराल इसमें हो सकता है इसके लक्षण दिखने में, और इसके संक्रमण के लिए मुख्य रूप से गुफा और खदान में जो रहते हैं उनको कहते हैं रूसेट्स इजिप्टिकस चमगादड़, ठीक है। जो ये बैट्स होती है चमगादड़ जिसे कहते हैं रूसेट्स इजिप्टिकस चमगादड़, और साथ ही साथ जो फलों पर बैठने वाले चमगादड़ होते हैं उनसे ये मनुष्य में फैलता है, राइट। तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से ये बहुत तेजी से फैलता है। मोस्टली ये जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उन्हीं से ये फैलता है, राइट। डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि भाई मार्बर्ग मानव से मानव संक्रमण के माध्यम से भी प्रसारित हो सकता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसमें इस वायरस में होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है, ठीक है। तो ये वायरस से संबंधित आपकी खबर थी, राइट। तो आई होप आपको आज की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको समझ आई होगी। कहीं पे भी आपको अगर कुछ लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके सुझाव भी दीजिए, अच्छी लगी क्लास, बुरी लगी तो भी बताइए, ताकि और आपके सुझाव अगर आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लासेस में उसको इम्प्लीमेंट करके और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप जो है क्लासेस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।